ये जो आज का पॉडकास्ट है बड़ा अहम होने वाला है क्योंकि आगे रमज़ान भी है और रमज़ान में आपको पता है कि डाइट जो है वो लोगों की हिल जाती है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वेट लॉस के हवाले से। आपका स्पेशलाइज्ड है इसमें। आप बस इन ऑल मेडिकल हाँ, डिजीजेस सारों तमाम का मैं करती हूँ बिल्कुल। प्लान जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप रमज़ान के अंदर हम अपना वेट लूज़ कैसे कर सकते हैं, हमारी डाइट क्या होनी चाहिए, काइंडली बताइएगा। अच्छा, रमज़ान तो सबसे बेहतरीन टाइम है ना वेट लॉस के लिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है, दोनों सेंटेंसेस को नाज़रीन ने कंफ्यूज नहीं करना कि रोज़े रखने से आप कमज़ोर या पतले आपका वेट लॉस नहीं हो जाता। लेकिन रमज़ान को वेट लॉस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये मैं बात करूँगी। हमारे पास जो वेट लॉस का कॉन्सेप्ट है, मेटाबॉलिज्म को चेंज करने का प्रोसेस है, हमारे पास ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने का प्रोसेस है, वो जिस बुनियाद पर बेस्ड है वो आपके पास इंसुलिन सेंसिटिविटी है। यानी हमारे जिस्म का जो सबसे डोमिनेटिंग हार्मोन है, जो पूरे जिस्म के हार्मोन्स पे हावी हो जाता है, इंसुलिन, अगर हम उसको पालतू बना लेते हैं ना तो हम वजन भी लूज कर सकते हैं, और अब अपने उसको पालतू बनाना होता है, अपने हार्मोन्स भी नॉर्मल कर सकते हैं। आपको पता है उसको पालतू बनाने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग हथियार क्या है, जिसको मैं अंग्रेजों का रोज़ा कहती हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग। जब कम से कम आप 12 से 16 घंटे कुछ नहीं खाते तो आपके इंसुलिन लेवल 0 पे चले जाते हैं। इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, जितनी देर वो जिस्म में हाई रहता है वो फैट भी बनाता है, वो ग्लूकोज लेवल भी रेस करता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है। जब इंसुलिन 0 पे जाता है, फैट बनना बंद हो जाती है, और जो इंसुलिन का अपोजिंग हार्मोन है, इंसुलिन का एक हार्मोन होता है दुश्मन होता है, उसको ग्लूकागॉन कहा जाता है। अगर इंसुलिन ऊपर होगा कभी ग्लूकागॉन ऊपर नहीं हो सकता, अगर ग्लूकागॉन ऊपर होगा इंसुलिन ऊपर नहीं हो सकता। दोनों एक ही ऑर्गन पैंक्रियास से निकलते हैं, अल्फा सेल से ग्लूकागॉन, बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। जब इंसुलिन नीचे जाता है ग्लूकागॉन ऊपर हो जाता है और उसके अपोजिंग फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं। अब आप फैट बर्निंग मोड की तरफ चले जाते हैं, अब आप लाइपोजेनेसिस की जगह लाइपोलिसिस की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर इसके और भी बहुत सारे फ़वाइद होते हैं जैन। जैसे फॉर एग्जांपल जिन लोगों को ब्रेन फॉग का प्रॉब्लम है, उनका ब्रेन फॉग क्लियर हो सकता है इंसुलिन नीचे जाने से। जिनको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, ब्लड शुगर रेगुलेशन हो सकती है, आपकी मेमोरी शार्प हो सकती है, आपकी स्लीप बेटर हो सकती है, आपका इम्यून सिस्टम बेटर हो सकता है। उसके साथ साथ इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आपके इंसुलिन लेवल्स नीचे ड्रॉप करते हैं तो आपके जो चर्बी के सेल हैं वो इंसुलिन सेंसिटिव हो जाते हैं। तो अब जो ब्लड में ग्लूकोज था ना, वो चर्बी के सेल्स का ताला खोल के अंदर जा सकता है, जो कि पहले नहीं जा रहा था, और ग्लूकोज कॉन्स्टेंटली रेज हो रहा था, और बॉडी के पास और कोई चारा नहीं बचता सिवाय इसके कि वो फैट सेल्स को सुकेड़ना और छोटा करना शुरू कर दे। तो रोज़े की अपनी साइंस और अपनी बुनियाद तो आपको इस तरह से मैंने सेल के अंदर जाके समझाया वेट लॉस में किस तरह हेल्प करेगी। अब मेन्यू ऑफ आइटम्स, चॉइस ऑफ आइटम्स हम क्या करते हैं ये भी आपको हेल्प करेगा। अब आप अगर कहेंगे जी मैंने तो सिर्फ सहर और अफ्तार में खाया था और डॉक्टर साहब कह रही थी वजन लूज होना तो वजन लूज नहीं हुआ। अगर आप सहरी में जाके, लाहौर शहर में जाके, अनारकली में जाके पाए खा लेंगे और अफ्तारी में फिर आप समोसे पकौड़े खा लेंगे और इतना इतना सारा मीठा और केक खा लेंगे तो वज़न कम नहीं होना। तो आपने अपनी अफ्तारी सहरी को कंपैरेटिवली थोड़ा सा हायर एंड पे रखना है, लेकिन अफ्तारी को आपने बहुत लाइट रखना है। कोशिश आपने करनी है, ये मैं किसी डिजीज़ कंडीशंस वाले पेशेंट्स के लिए जहन नहीं बता रही हूँ, मैं जनरल जिनकी नॉर्मल हेल्थ है उन लोगों के लिए बता रही हूँ। कोशिश करें कि अफ्तारी में ज़्यादातर आपके पास प्रोटीन पोर्शंस ही हों, चाहे वो रेड मीट के पोर्शंस हो, चाहे वो वाइट मीट के पोर्शंस हो, और हल्का फुल्का सैलड हो। ये जो आप इतने ज़्यादा फ्रूट चाटों के बॉल लेते हैं ना, ये आपके वेट गेन करवाता है, बिकॉज फ्रूट चाट की अगर आप एक प्लेट लें तो उसमें 3 से 4 फल तो कटा होता है ना। ऐसे ही है। अच्छा, फिर गलती हम उसमें करते हैं कि हम ये आर्टिफिशियल ऑरेंज जूस भी डालते हैं, हम चीनियाँ भी डालते हैं, फ्रूट का अपना शुगर भी होता है। तो ये फ्रूट चाटें, ये समोसे, ये पकौड़े, ये चीज़ें आप भूल जाएं। आप अपनी प्रोटीन मीट जैसे ग्रिल्ड स्टेक्स और इस तरह की सर्विंग्स लें। अगर आपके घर में सालन बना हुआ है आप खाली बोटियां वगैरह ले लें, थोड़ा सा आप सैलड ले लें, लेकिन सैलड पे भी थोड़ा सा हाथ हौला रखें, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फाइबर आप अफ्तारी के टाइम लेंगे वो भी आपको थोड़ी सी गैस और ब्लोटिंग कर सकता है। और सहरी के टाइम आपने अपनी डाइट को फाइबर में सबसे ज़्यादा कोशिश करनी है, आपने रिच रखना है और गुड फैट कॉन्टेंट रखना है। फैट कॉन्टेंट इसलिए कि जनाब हमारा तबीयत कब ख़राब होना शुरू होती है भूख से, हमें रोज़े तड़पाना कब शुरू करता है, तब तड़पाना शुरू करता है जब मेरी ब्लड शुगर लेवल नीचे जाती है। अब खाने के जहन हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं मेन, जो बड़े मैक्रो और माइक्रो। जो मैक्रो होते हैं, मैं कंटिन्यू करती जाऊँ जी 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 चलें ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और फैट होता है। अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में से आपको पता है इन तीनों में से कौन सा मैक्रो कंपोनेंट है जो ब्लड में सबसे कम ग्लूकोज रेस करता है, जिसको बुरा समझा जाता है? फैट। ये जो देसी घी है, ये जो जैतून के तेल है, ये जो अंडे की जर्दी है, ये जो गोश्त की चर्बी है, कभी ना नाश्ते में या सहरी में 2 अंडे की जर्दियाँ खा के देखें, और उसके बरक्स कभी नाश्ते में बिरयानी की प्लेट खा के देखें। बिरयानी की प्लेट खा के सुबह 9-10 बजे ही आपका भूख से
हाल बुरा हो रहा होगा। और 2 अंडे आप फुल अगर ग्लूटेन फ्री मल्टीग्रेन रोटी के साथ खा लें। अगर आप अंडे की जर्दियाँ लेते हैं, आप ग्लूटेन फ्री आटा लेते हैं, जैसे मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला का भी ग्लूटेन फ्री आटा है जिसमें सफ़ेद आटा नहीं है, चीनी नहीं है, उसमें मैंने जवार, बाजरा, मकई, जौ, ये सारे बेहतरीन सीड्स, स्वांजना, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स सब कुछ शामिल किया है। आप सोचें आप कोई इस तरह की गज़ा लेते हैं, आप इस तरह की कोई रोटी चपाती लेते हैं और साथ आपकी ब्लड में इंसुलिन स्पाइक भी नहीं करेगा, क्योंकि देसी घी भी गुड फैट है, अंडे की जर्दियाँ भी गुड फैट है। ये जो मैंने आपको ग्लूटेन फ्री आटा बताया है, मल्टीग्रेन जैसे मैंने अपना आटा बताया है, ये भी आपके पास जो है हाई फाइबर सोर्स है। हाई फाइबर सोर्स आपके पास क्या करता है, जब आप हाई फाइबर सोर्स लेते हैं तो वो स्टमक में जाके ना खाने को रोक के उसके साथ एक जेल बना देता है। अब ये खाने और स्टमक की जेल बन गई है। अब ये जेल इतनी आसानी से रिलीज़ नहीं होती, इसको मेडिकल लैंग्वेज में आप कहते हैं कि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो हो गई है। याद रखिएगा जैन कि जिस खाने की गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो होती है वो कभी भी आपको ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करता। वो कहते हैं ना कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा आपको, अगर किसी इंसान का रवैया बहुत शुरू में आपको ऊपर चढ़ा रहा है तो वो इतनी जल्दी आपको नीचे उतारता भी है। तो कोई अगर बहुत ज़्यादा चमचेगिरी करे तो उस पर खुश नहीं होना चाहिए। हम सबको इस तरह के तल्ख तजुर्बे होंगे ज़िंदगी में, ठीक है ना। उसी तरह वो खाना जो एकदम जैसे चॉकलेट्स और मीठा आपको एकदम हाई दे, वो आपको एकदम नीचे भी लेकर आते हैं। तो ये जो दलिए हैं, ठीक है, ये जो मल्टीग्रेन आटे हैं, ये जो देसी घी हैं, ये जो गोश्त वगैरह हैं, ये स्लो आपकी बॉडी को सस्टेन रिलीज ऑफ ग्लूकोज और सस्टेन रिलीज ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे भी आती है। तो जब वो ब्लड शुगर आहिस्ता 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 नीचे आता है, बहुत देर तक आपका पेट भरा रहता है। ये जो फाइबर है, जिस तरह मैं अपना मल्टीग्रेन आटा बता रही हूँ, ये जो आपके पास जेल बनाता है ना, इस जेल का एक और फ़ायदा भी होता है आपके पास। जब आपके पास गैस्ट्रिक एम्प्टिंग इतनी ज़्यादा स्लो होती है तो आपका पेट भी ज़्यादा देर तक भरा रहता है, शुगर स्पाइक्स भी ऊपर नीचे नहीं हो रही हैं और पेट भी ज़्यादा देर तक भरा रहेगा। एक और बहुत अच्छी ऑप्शन आपके पास सहरी में, आपके पास जौ का दलिया भी हो सकता है ऑर्गेनिक नट्स और सीड्स के साथ। मैं आपको बताती हूँ मैं आपको जौ का दलिया क्यों कह रही हूँ ग्राइंडेड नट्स और सीड्स के साथ। जो ओट होता है ना आपके पास, उसमें जो काइंड ऑफ फाइबर होता है वो आपके पास इट्स काइंड ऑफ अ सॉल्युबल फाइबर, जिसको आप बीटा ग्लूकेन कहते हैं। ये जो मैंने जेल बनाने वाली सलाहियत रखी बताई है ना आपको फाइबर में, ये बीटा ग्लूकेन में सबसे ज़्यादा होती है। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला का जो चैंपियंस ब्रेकफास्ट है, उसमें मैंने रोस्टेड ओट्स के साथ ड्राइड बनाना भी डाला हुआ है, ड्राइड एप्पल भी डाला हुआ है, उसमें मैंने मेवा भी डाला हुआ है, उसमें मैंने बादाम भी डाले हुए हैं, उसमें मैंने अखरोट, कमाल है वो, उसमें मैंने अखरोट भी डाला हुआ है। तो अगर आपके बच्चे रोज़ा रखना चाह रहे हैं, आप उनको दें ग्लूटेन फ्री आटा, आप उनको दें चैंपियंस ब्रेकफास्ट। पूरे पाकिस्तान में मेरे प्रोडक्ट्स की शिपमेंट हो रही है, मैं बताती चलूँ जो लोग इंटरेस्टेड है, www.holisticwisdombysaharchawla.com पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। और लाहौर में अमाना मॉल पे फर्स्ट फ्लोर पे आप मेरे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, सुल्तान प्योर के आउटलेट पे। बड़ा ही अच्छा होगा, बड़ा ही अच्छा हो गया। अच्छा, अब प्रेग्नेंट जो खवातीन हैं जो पहले 3 मंथ की हैं, ठीक है, और फिर जो आखिरी 3 मंथ की हैं, वो रोज़ा रख सकती हैं? एक तो उनके जहन में होता है कि जी हम रोज़ा रखेंगी, बच्चे की सेहत पे क्या असर पड़ेगा, उनकी ग्रोथ नहीं होगी, उनके हवाले से क्या है वो किस तरह रोज़ा रखें? प्लीज़ प्रेग्नेंट खवातीन रोज़े मत रखें, और अगर आप कंसेप्शन प्लान भी करेंगे तो प्लीज़ आप रोज़े ना रखें फॉर गॉड सेक। और इस बात का तो एज भी है, बिकॉज इस टाइम आप सिर्फ अपनी बॉडी के लिए जिम्मेदार नहीं, आप अपने बच्चे की बॉडी के लिए भी जिम्मेदार हैं। देखिए जैन, एक प्रेग्नेंट खातून को दिन में जितनी बार और जितना पोषण लेना पड़ता है वो रोज़े के साथ पॉसिबल ही नहीं है। वो अफ्तारी में कितना ज़्यादा खा लेंगी, और स्पेशली क्योंकि पहले 3 महीनों में प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स की वजह से औरतों को मतली और उल्टी बहुत ज़्यादा होती है, अक्सर औरतों को गैस्ट्राइटिस भी होता है, तो उनके लिए खाना वैसे ही प्रॉब्लमेटिक बना रहता है। मेरे पास पेशेंट्स आती हैं और मैं उनको बहुत ज़्यादा काउंसिल करती हूँ, समझाती हूँ, क्योंकि रोज़े रख रही होती है प्रेगनेंसी में, पहले 3 महीने मतली और उल्टी की वजह से वैसे ही नॉजियस होने की वजह से कुछ खाया नहीं जा रहा होता, तो खाली अफ्तारी के टाइम पानी पी रही हैं, सहरी के टाइम मुश्किल से एक शामी खा रही हैं, तो सोचें कि आपके बच्चे को क्या मिल रहा होगा।